साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कौसेली। ये प्रार्थना है जो मधु कांकरिया, जो साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत है, उसकी रचनाकारा हैं ये। तो आज हम पढ़ेंगे साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया। इनके द्वारा लिखा गया एक बहुत उल्लेखनीय यात्रा वृतांत है। इस यात्रा वृतांत में उन्होंने भारत के पूर्वी उत्तर के सिक्किम राज्य की जो राजधानी है गंगटोक और उसके आगे की भी हिमालय की जो यात्रा है उसका वर्णन किया है। लेखिका ने इसमें इतना सजीव और इतना सुंदर वर्णन किया है, जैसे हम कहते हैं कि हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य है, उसको हमें बिल्कुल साक्षात दर्शन करवाए हैं। बहुत ही सुंदर यात्रा वृतांत को थोड़ा सा लंबा है तो धैर्य रखें। लेखिका आकाश में चमकते हुए तारे और दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छों की चमक को, उनकी रोशनी को देखकर बहुत ही मंतोक, उन्हें बहुत ही आकर्षक लग रहा है। रहस्यमयी रात के कारण लेखिका की चेतना बहुत स्थिर हो गई और वो अतीन्द्रियता की जादुई रोशनी में लगभग डूब सी गई। जैसे हम प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं वही। और हमारे शहरों में सुबह के समय इतना सुंदर दृश्य होते हैं, प्राकृतिक दृश्य, तो हिमालय की तो बात ही क्या है। फिर धीरे धीरे शून्य से उजाला फूटने लगा और एक नेपाली युवती से सीखी हुई प्रार्थना उनके होठों पर आ गई। वो प्रार्थना क्या थी? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कौसेली। अगले दिन सुबह लेखिका को युमथांग के लिए जाना था और ये भी उन्हें बताया गया था कि अगर मौसम साफ रहा तो वो कंचनजंगा, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उसे भी देख पाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य से मौसम खराब था। अचानक अपने सामने बहुत से रंग बिरंगे फूलों को देखकर लेखिका को ऐसे लगने लगा जैसे वो फूलों के बागीचे में, बाग में ही पहुंच गई हैं। युमथांग बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। और जो लेखिका के ड्राइवर थे जितेन, उन्होंने बताया कि युमथांग में अनेक घाटियां हैं और रास्ते में हिमालय की गहरी घाटियां और फूलों से लदी हुई वादियां भी मिलेंगी। ये सब सुनकर लेके बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने एक बच्चे की तरह पूछा, छोटी बच्ची जैसे पूछती है, क्या वहाँ बर्फ़ भी मिलेगी? और फिर उन्हें थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये तो बहुत ही बचपने वाली बात हो गई। आगे वो बताती है कि जगह जगह पर पाइन और नुकीले पर्वतों को देखकर लेखिका अपने साथियों के साथ ही आगे बढ़ी। अकेले उन्हें डर लग रहा था। रास्ते में एक कतार में श्वेत पताकाएं दिखाई दी, यानी कि एक लाइन में सफ़ेद रंग के झंडे उन्हें दिखाई दिए जिन पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। तब जितेन ने लेखिका को बताया कि श्वेत और रंगीन पताकाएं अलग अलग अवसरों पर, उत्सवों पर फहराई जाती हैं। थोड़ी दूरी पर लेखिका ने दलाई लामा की तस्वीर भी देखी। आपको पता ही होगा दलाई लामा। थोड़ा आगे जाने पर जितेन ने उसे कवि लोंग स्टॉक के बारे में भी बताया, जहां पर गाइड मूवी की शूटिंग हुई थी। गाइड मूवी याद होगा? गाइड मूवी किसकी है? गाइड फिल्म देवानंद जी की थी और बहुत से ग्रेजुएशन के सिलेबस में इसे रखा भी गया था। अब आगे वो बताते हैं कि रास्ते में एक कुटिया थी जिसमें एक चक्र घूम रहा था। जितेन ने लेखिका को ये बताया कि ये एक पाप नाशक चक्र है। लेखिका सोचने लगी कि आज के वैज्ञानिक युग में भी लोग अंधविश्वास, आस्थाएं, पाप पुण्य की जो बातें हैं, कल्पनाएं हैं, वो उन पर विश्वास करते हैं। और ये केवल एक जगह पर नहीं है, ये भारत के हर स्थान पर ही इस तरह की अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। ऐसे में स्वेटर बुनती हुई नेपाली एक महिला और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते हुए बहादुर नेपाली ओझल होते गए वहाँ से, और वो उनको देखते हुए आगे बाज़ार की बस्तियाँ पीछे छूट रही थी, उसके साथ ही आगे बढ़ रहे थे। हिमालय का वैभव विराट रूप में देखने की इच्छा लेखिका की पूरी हो रही थी। धीरे धीरे रास्ता वीरानी की ओर होने लगा, वीरान होने लगा, यानी कि जहाँ पर लोग बहुत कम हो ऐसे स्थान पर, और घुमावदार भी अधिक होने लगा। अब गाड़ी बहुत संभल के चलाने वाली बात हो रही थी। हिमालय और विशालकाय नजर आने लगा, घटाएं घिर रही थी और वादियाँ चौड़ी होती जा रही थी। बीच बीच में रंग बिरंगे फूल भी थे। ऐसे सुंदर माहौल को देखकर सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। ये वाला गाना आपने सुना भी होगा। लेखिका बिल्कुल शांत थी और सारे परिदृश्य को अपने में समेट लेना चाहती थी। वो लंबे समय तक इसको अब महसूस करके अपने साथ ले जाना चाहती थी।
जीप की खिड़की से सिर निकालकर कभी वह पर्वतों की चोटी को देखती तो कभी पहाड़ी झरनों को, कभी तिस्ता नदी को। याद रखिए नदी का नाम क्या आया है? तिस्ता। ये बहुत बार प्रश्न आ जाता है। हिमालय की प्राकृतिक छटा को देखकर लेखिका बहुत ही मंत्रमुग्ध हो रही थी और वह मेरे नगपति, मेरे विशाल हिमालय को प्रणाम करना चाहती थी। ऐसे में ही उसे 7 सिस्टर वाटरफॉल दिखाई दिया। कौन सा वाटरफॉल? 7 सिस्टर। ये भी बहुत बार प्रश्न आया है। सभी सैलानियों ने उसके चित्र लिए। लेखिका ने स्वयं को प्राचीन काल की शापग्रस्त राजकुमारी मान लिया था। वो एक फिक्शन में चली गई थी, वो ऐसा सोचने लगी थी। वो झरने के संगीत के साथ साथ अपनी आत्मा का संगीत तक भी सुनने लगी थी। अंतर तक वो उस माहौल में, उस ऐसे वातावरण में अपने आप को वहीं का ही कोई पात्र महसूस कर रही थी। उसका मन बहुत काव्यमय हो रहा था। झरने की जलधारा के संगीत के साथ अपनी आत्मा का संगीत भी वह सुनने लगी थी और अनंत तक झरने की पुकार को सुनना चाहती थी। तब उसे जितेन ने आगे बढ़ने के लिए कहा और बताया कि इतने पैसे खर्च करके आए हो तो आगे का भी सौंदर्य देखो। ऐसे में उस स्थान को ना चाहते हुए भी उसको छोड़ना पड़ा और आगे बढ़ना पड़ा। जिंदगी भी चलने का ही नाम है। थोड़ी देर बाद पल पल परिवर्तित हिमालय की सुंदरता दिखाई देने लगी और अधिक दिखाई देने लगी। कभी संपूर्ण सौंदर्य दिखाई दे रहा था और कभी वो बादलों से ढका हुआ था। लेखिका को ऐसे लग रहा था मानो प्रकृति उसे सयानी बनाने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है। वहीं कहीं थिंक ग्रीन लिखा हुआ था। प्राकृतिक छटा को देखकर लेखिका ऐसा सोचने लगी कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित होता रहता है, लेकिन हम अपने जीवन में उसको महसूस ही नहीं करते। लगातार बहते हुए झरने, प्रवाहित होती हुई तिस्ता नदी, सामने उठती हुई धुंध, आकाश में आवारा बादल, इतना फूल, ये सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था। तब लेखिका को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि निरंतर चलते रहना ही जीवन का आनंद है। क्या है जीवन का आनंद? निरंतर चलते रहना ही। लेखिका प्राकृतिक सौंदर्य में इतना डूब गई थी कि उसे लगा जैसे वो ईश्वर के बहुत ही निकट है। प्रातःकाल सीखी गई प्रार्थना उसके होंठ पर फिर से आ रही थी। इसी प्रार्थना से ही उन्होंने इस यात्रा व्रत का नाम साना साना हाथ जोड़ी रखा है। तभी लेखिका की नज़र कुछ पहाड़िन पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ती हुई पहाड़िनों पर पड़ी और उनके शरीर बहुत कोमल थे, लेकिन वो कठोर परिश्रम कर रही थी। उन्होंने अपने बच्चे अपनी पीठ पर लटकती हुई टोकरी में डाले हुए थे। ऐसा टीवी में भी बहुत बार इस तरह का सीन आता है। कुछ औरतें पूरी ताकत लगाकर ज़मीन पर कुदाल चला रही थी। किसी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि इन्हीं पहाड़िनों के कारण पर्वतों के रास्ते बनाए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हमें इस बात को याद रखना चाहिए। इन पर्वतों के रास्ते इन पहाड़िनों की मेहनत का ही फल है। इन सभी मजदूरों का मिलकर पहाड़ों पर रास्ते बनाए हैं। ऐसा सुनकर लेखिका थोड़ा सा गंभीर हो गई तो जितेन ने बताया कि थोड़ी सी चूक होने पर भी काम करने वालों की यहाँ पर जान भी जा सकती है। तब लेखिका को सिक्किम सरकार का बोर्ड याद आया जहाँ पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी झुठलाया है। ये सब देखकर और सुनकर उस लेखिका को पलामू और गुमला के जंगलों में पत्तों की तलाश करने वाली औरतों का ध्यान आ गया, जो अपने बच्चों को कपड़ों के साथ पीछे पीठ पर बांध देती हैं। उन्हीं युवतियों के फूले पाँव और सूज जाते हैं जैसे पाँव, तो वो फूले हुए सूजे हुए पाँव और पहाड़िनों के हाथ पर पड़े हुए ठाठों के बारे में वो सोचने लगी। यदि सुख चैन एक तरफ है तो दुख और दर्द दूसरी तरफ है। आम लोगों की कहानी सर्वत्र एक जैसी ही है। लेखिका को उदास देखकर जितेन ने बताया कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ की आम जनता ऐसी ही है जिसे हम कहीं भी देख सकते हैं। सच ही है, शहरों में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाली औरतें इसी तरह से सूजे हुए पाँव लेकर घूम रही होती हैं। उनके हाथों पे भी बड़े बड़े छाले होते हैं। जितेन ने बताया कि जिसके लिए आपने इतने पैसे खर्च किए हैं उसे अच्छे से देख लीजिए। हिमालय की सुंदरता और वहाँ का वातावरण देखने के लिए वो थोड़ा और आगे बढ़े। जब लेखिका जीप की तरफ मुड़ने लगी तब वे पहाड़ी ने किसी बात पर खिलखिला जोर से हंस भी पड़ी, जिससे सारा माहौल बदल गया। जेन ने लेखिका को बताया कि हम प्रत्येक मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और ऊंचाई पर तेजी से चढ़ जाएंगे। हेयर पिन बेंट से पहले एक पड़ाव था जहां 7-8 वर्ष के पहाड़ी
बच्चे स्कूल से वापस आ रहे थे और वे लिफ्ट मांग रहे थे। तब जितेन ने बताया कि रोज़ ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के स्कूल जाते हैं। लेखिका द्वारा स्कूली बस के बारे में पूछे जाने पर जितेन ने हंसकर कहा कि इस पहाड़ी इलाके में एक ही स्कूल है। उसने ये भी बताया कि ये बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त अपनी माताओं के साथ पशु भी चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर भी लाते हैं और भी बहुत से काम करते हैं। और इस तरह से सुनकर लेखिका और थोड़ा सा भावुक हो गई। धीरे धीरे खतरा बढ़ता गया, वो आगे बढ़ रहे थे, उनकी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, सड़क और संकरी होती जा रही थी। रास्ते में जगह जगह पर चेतावनी लिखी हुई थी और ये लिखा हुआ था कि चारों ओर नरभक्षी हैं, किंतु कोई उन्हें नरभक्षी तो मिला नहीं, लेकिन लंबे लंबे बालों वाले याक अवश्य मिले जो लेखिका को अच्छे लग रहे थे। शाम को लेखिका ने देखा कि पशु चराकर और लकड़ियों के भारी गट्ठर सिर पर उठाकर औरतें वापस आ रही हैं। एक छोटी सी शांत बस्ती लायुंग में विश्राम करने के लिए उन्होंने सोचा और वहाँ के तिस्ता नदी के किनारे पर लकड़ी के छोटे से मकान में वो ठहर गए। ऊपर से बहता झरना नदी में मिल रहा था। चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर लेखिका सोचने लगी कि हमारी वर्तमान पीढ़ी ने प्रकृति के सौंदर्य से कितना अधिक खिलवाड़ किया है, उसे कितनी अधिक हानि पहुंचाई है, और ये अपराध एक तरह से क्षमा के योग्य नहीं है। वो मन ही मन कहने लगी कि मेरे भीतर की सारी तामसी भावनाएं इसी पानी में बह जाएं, मेरा मन निर्मल हो जाए, ऐसी लेखिका प्रार्थना कर रही है। ये प्रश्न भी आ जाता है कि लेखिका ने वहाँ पर तिस्ता नदी के बहने के साथ साथ कौन सी प्रार्थना की थी, तो यही वाली। फिर रात होने पर जितेन लकड़ी के खिलौने से गाने की धुन बजाने लगा और सभी नाचने लगे। 50 वर्षीय मणि ने अपने नृत्य कला से सबको हैरान कर दिया और लेखिका सोचने लगी कि आनंद कहाँ से आता है। लायुंग का सवेरा तिस्ता नदी के सामने बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर था। यहाँ के लोगों की आजीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू था। लेखिका सवेरे सवेरे बर्फ देखने की इच्छा से बाहर निकल पड़ी, पर वहाँ बर्फ का एक टुकड़ा भी नहीं था। कारण आज के समय का वातावरण, पोल्यूशन। वहीं पर एक सिक्किम युवक भी था, उसने कहा कि प्रदूषण के कारण वहाँ की बर्फ अब ख़त्म होने लगी है, बहुत ही कम पड़ती है। उसने ये भी बताया कि कटाव भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जा सकता है, लेकिन ये लेखिका को ऐसा लगा कि स्विट्ज़रलैंड से कहीं खूबसूरत कटाव है। उस युवक की पत्नी बड़ी उत्सुकता से लेखिका को देख रही थी, लेकिन एक गौ माता ने उसका महुआ गुड़प लिया मतलब हड़प लिया, एकदम से खा लिया, और उसने उसे मीठी सी झिड़कियाँ दी और गौ माता को भगा दिया। अब सभी यात्री कटाव की ओर चलने लगे। जितेन भी बहुत सतर्क होकर गाड़ी चला रहा था। जगह जगह पर चेतावनी भी लिखी हुई थी, दुर्घटना से देर भली। अभी आधा रास्ता भी तय पूरी तरह से नहीं हुआ था कि धुंध हट गई। मणि ने बताया कि कटाव के समान स्विट्ज़रलैंड न उतनी ऊंचाई पर है और न ही इतना सुंदर, और ये बात सच भी है, होगी, मुझे ऐसा लगता है। गई तो नहीं मैं कभी ऐसी जगह पर। बर्फ से ढके पहाड़ को देखते ही पता चल गया कि कटाव आ गया है। पहाड़ पर कहीं पाउडर जैसी बर्फ थी तो कहीं धूप में बह गई थी। तब जितेन ने बताया कि यहाँ बिल्कुल ताज़ा बर्फ है। जितेन और लेखिका ने जीप से सिर निकालकर चांदी के समान चमकती हुई बर्फ को देखा। जब जितेन ने पूछा कि कैसा लग रहा है, तब लेखिका ने कहा बहुत अच्छा, लेकिन अंदर से उसे जैसा महसूस हो रहा था वह शब्दों में बता ही नहीं पा रही थी। लेखिका के पास जब वो गाड़ी से उतर गए, जीप से उतर गए, तो ये बर्फ़ से खेलने लगे। कुछ ने प्राकृतिक सौंदर्य को कैमरे में कैद भी किया। लेखिका के पास वहाँ पर चलने के लिए बर्फ़ के जूते नहीं थे और ना ही वहाँ पर कोई पहाड़ी टूरिस्ट स्पॉट ऐसा था जहाँ पर वो ले सकती। उसके पैर ठंड से काँप रहे थे पर मन खुशी से नाच रहा था। वो सारे नज़ारे को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी और उसे लंबे समय तक महसूस करना चाहती थी। उसे वहीं पर ऐसा महसूस हुआ कि यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इस दिव्यता के साथ वेदों की रचना की होगी यहीं पर, और सबके सुख की कामना की होगी, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद लेखिका के खुद के मन में भी कोई ऐसा द्वेष भाव नहीं रह गया था। उसके मन में यही चल रहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः। लेखिका का विचार है कि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति भी स्थान को देख ले और यहाँ पर आ जाए तो वो भी इतना हैरान हो जाएगा और अमंगल की भावना को वो भूल जाएगा, प्रकृति के साथ आत्मसात कर लेगा। तब लेखिका ने मणि से
मणि से गिलहन की कविता के बारे में पूछा, लेकिन मणि एक दार्शनिक के समान हिमालय को जल स्तंभ कहने लगी। उसका कहना था कि प्रकृति एक अच्छे तरीके से जल का संग्रह कर लेती है। जब गर्मियों में लोग पानी के लिए तरसते हैं तो हमारी प्यास बुझाती है। मणि ने हिमालय के शिखरों को नमस्कार किया। तभी लेखिका को पत्थरों को तोड़ते हुए पहाड़ियों का भी ध्यान आ गया। अब लेखिका और उसके साथियों का सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा और सभी बॉर्डर पर पहुंच गए। वहां फौजियों की छावनियां थी। तब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि आप लोगों को इतनी ठंड में बहुत तकलीफ होती होगी, लेकिन वहां पर उदासी की बजाय कैसा माहौल था? बड़ा खुश माहौल था। और वो कह रहे थे कि आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए हम पहरा दे रहे हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक और फौजी छावनी दिखाई दी। उस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। ये पंक्ति कितनी भावुक और कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, हम खुद देखते और महसूस करते हैं। आज के समय में भी ऐसा हो ही रहा है, ऐसा चल ही रहा है। इतनी ठंड में, इतने माइनस के टेम्परेचर में हमारे फ़ौजी वहाँ पर हैं। सच में हमारे फ़ौजियों को तहे दिल से सलाम, मेरी तरफ से बहुत 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 नमन। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेखिका वहाँ सोचने लगी कि इतनी ठंड में ये लोग यहाँ रह रहे हैं जहाँ पेट्रोल के सिवाय सब कुछ जम जाता है। ये पंक्तियाँ बहुत मार्मिक और बहुत ज़्यादा भावुक हैं। युमथांग की घाटियों में बहुत सारे प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल थे। ये फूलों की किस्म है। जितेन ने बताया कि 15 दिनों बाद ये घाटी पूरी फूलों से भर जाएगी। जहाँ बंदर अपने बाल बच्चों के साथ दिखाई दे रहे थे, तब जितेन ने बताया कि यहाँ कैंसर से बचने के लिए बंदर का मांस भी खाया जाता है। यात्री सफ़र पूरा करके युमथांग लौट रहे थे, लेकिन यह कटाव जैसा सुंदर नहीं था। कटाव बहुत बहुत सुंदर था, इसीलिए उसे स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, भारत का। उसे महसूस हुआ कि मंजिल तक का सफ़र मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है। वहाँ एक सिक्किमी महिला चिप्स भी बेच रही थी। तब लेखिका ने पूछा कि क्या वह सिक्किमी है? तब उसने उत्तर दिया, मैं इंडियन हूँ। और यह सुनकर वो बहुत बहुत प्रसन्न हो गई। अपने वापसी के रास्ते में जितेन ने बताया कि यहाँ एक ऐसा पत्थर है जिस पर गुरु नानक देव जी ने अपने पैर रखे थे और उनके पैरों के निशान हैं। उसने ये भी बताया कि गुरु नानक देव जी की थाली से छिटक कर जहाँ जहाँ भी चावल के दाने गिरे वहाँ वहाँ चावल की खेती होती है। वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद जितेन ने लेखिका को खेदुम नाम का स्थान दिखाया, जहाँ वो देवी देवताओं का स्थान है और वहाँ लोग गंदगी नहीं फैलाते। और ये भी बताया कि वहाँ के लोग पहाड़ों को, नदी और झरनों की पूजा करते हैं, उन्हें देवता मानते हैं, इसलिए वो वहाँ पर कभी भी गंदगी नहीं फैलाते और ना ही उन्हें ऐसा पसंद है। इसलिए लेखिका ने कहा कि गंगटोक इतना सुंदर नगर है। तब जितेन ने कहा कि इसका नाम गंतोक है, इसका अर्थ है पहाड़। गंतोक का अर्थ क्या है? पहाड़। उसने पुनः बताया कि युमथांग को टूरिस्ट आर्मी के कप्तान शिखर दत्ता ने बनवाया था। अब भी यहाँ रास्ते बन रहे हैं। लेखिका मन ही मन सोच रही थी कि यहाँ नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इस खोज का नाम ही सौंदर्य है। और ऐसे में जीप आगे बढ़ने लगी। तो ये था इस यात्रा वृतांत का सार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। इसके प्रश्नोत्तर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन्हें भी ज़रूर पढ़ लें। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।